नमस्कार दोस्तों, एसआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वो ईवीएस की बुक से ही पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 3 की जो ईवीएस हम कंप्लीट करेंगे 3rd to 5th क्लास की बुक से कंप्लीट करेंगे, जो एनसीईआरटी बेस होगी। इसमें कंटेंट और हमारा जो पैडागोजी सेक्शन है दोनों ही हम पढ़ते हुए चलेंगे, जिसे पर्यावरण अध्ययन भी कहा जाता है। क्लास 3rd में कुछ एनसीएफ के बारे में दिया हुआ है। एनसीएफ को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा एनसीएफ से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसमें जो बात की थी, इन्होंने कहा था कि जो बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जो बच्चों का स्कूली जीवन है उसको पढ़ाते समय उनके जो बाहर के परिवेश है, बाहर का जो जीवन है उसको इंटरलिंक करते हुए उन्हें उसके साथ जोड़ना चाहिए। और नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और जो पाठ्य पुस्तक है इस बुनियादी विचारों पर भी अमल करती है कि हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेरे देने और जानकारी को सिर्फ रटने देने की जो प्रवृत्ति है उसका विरोध किया जाना चाहिए। यानी कि जो रटने की प्रवृत्ति है उसका पूरा विरोध किया जाना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति का पूरा बल दिया नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आई थी, इसमें कहा था कि जो एजुकेशन हमें बच्चों को देनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए। जो भी हम पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं, शिक्षण की विधियां यूज करते हैं, वो बालक को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए। अध्यापक जो है बच्चों को एक कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से बच्चों को सिखाने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर बच्चों को देना चाहिए। यानी कि अध्यापक क्लास में कोई भी गतिविधि करवाता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अवसर देना चाहिए वो बच्चों को देना चाहिए। उनके जो अनुभव है वो उनके अनुभव और विचार सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। बच्चों को बोलने का समय और आज़ादी पूरी दी जानी चाहिए। इससे बच्चों में जो क्या होगा कि नया ज्ञान है वो क्रिएट कर सकेंगे, अपनी जो बात है वो सबके सामने कह सकेंगे। स्कूल और विद्यालय की दैनिक सारणी में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो स्कूल की दैनिक समय सारणी होती है, टाइम टेबल होता है, उसमें लचीलापन होना बहुत जरूरी होते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो बोरियत महसूस ना कर सके। अध्यापक को पढ़ाते समय मानसिक दबाव और बोरियत से दूर रखें। यानी कि जब भी अध्यापक क्लास में पढ़ाता है बच्चों को मानसिक दबाव बना के बच्चों को कभी पढ़ानी नहीं चाहिए। हमेशा जब भी पढ़ाना चाहिए क्लास में वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में जिज्ञासा और रुचि का विकास हो सके। अध्यापक को पढ़ाते समय बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। इससे अध्यापक बच्चों में नए कौशल का भी निर्माण कर सकती है। पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तकें हैं पढ़ने से बच्चों में सोच विचार करने की तर्क शक्ति तथा छोटे समूह में बातचीत करना, हाथ से की जाने वाली जो गतिविधियां है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि बल देना चाहिए। बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने विचारने की शक्ति भी पैदा होती है एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से। और इसमें जो एक्टिविटी होती है उसे प्राथमिकता देनी बहुत ज़रूरी होती है क्लास में अध्यापक को। इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि भागों में नहीं देखते और इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते। यानी कि जो 3rd क्लास के बच्चे होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, वो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों को समग्र रूप में देखते, अलग अलग विषय के रूप में नहीं देखते। बच्चों के बहुत करीब से जुड़े हो उपविषय, यानी कि जो भी हम थीम रखें, उपविषय कंटेंट रखें, वो बच्चों के करीब यानी कि उनके दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड होने चाहिए, उनसे जुड़े होने चाहिए उपविषय सारे किताब के। और ताकि बच्चे जो है अपने विचार सोच समझ कर बनाएं। और जो बच्चों में क्या होता है कि जो अपने विचार होते हैं वो उस किताब को पढ़ के जो सोच समझ के अपने डेवलप कर सके। और जेंडर, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि सभी को समाहित करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक में बात की गई है इसमें सभी यानी कि सभी जेंडर की बात की हुई, वर्ग की बात की, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति सभी को ही बुक में एनसीईआरटी की सम्मिलित किया गया है। जो एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है 3rd to 5th में, वो 6 थीम में बांटा गया पूरे पाठ्यक्रम को। पहला है परिवार और मित्र, सेकंड है भोजन, थर्ड है पानी, फोर्थ है आवास, फिफ्थ है यात्रा और
सीख से हम चीजों को कैसे बनाते हैं। पूरा एनसीईआरटी है वो 6 थीम में बांटा गया है। पुस्तक में जो विषय वस्तु यानी कि कंटेंट दिया गया है वो बाल केंद्रित पर रखी गई है, यानी कि जो पूरी पुस्तक रखी गई है एनसीईआरटी की वो चाइल्ड सेंटर पुस्तक रखी गई है। पूरा कंटेंट जो दिया गया है जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर भी मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पाठ्यक्रम में ये प्रयास किया गया है कि जो रटने की प्रवृत्ति है उसे कम किया जाना चाहिए, यानी कि रटने पे बल दिया नहीं जाना चाहिए। परिभाषा, वर्ण, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया। बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार प्रकट कर सके और उत्सुकता को बढ़ा सके। करके सीखे किसी भी गतिविधि को उन्हें करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। प्रश्न करने की पूरी छूट दी जानी चाहिए तथा प्रयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों पे करें, ताकि जितनी ज़्यादा वो लर्निंग बाय यानी कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मौके देने चाहिए करने के। इससे बच्चे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी कि बच्चे क्या होते हैं, जो कहानी के पात्र दिए होते हैं अलग अलग, उसको वो उसी कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और जो बच्चे कहानी के माध्यम से जल्दी चीज़ें को सीखते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्लास में जैसे कि बच्चों को कहानी के माध्यम से सुनाना चाहिए। पुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा की भी औपचारिक नहीं है, यानी कि जो पुस्तक इस जो एनसीईआरटी की पुस्तक है 3rd क्लास की, इसमें जो भाषा रखी गई है वो औपचारिक नहीं है, यानी कि फॉर्मल भाषा को नहीं रखा गया है, बल्कि बच्चों की जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसको रखा गया है किताब में। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका जो ज्ञान है वो बाहर की यानी कि 4 दीवारी के अंदर नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत होती है। इससे वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ और अन्य कौशलों का भी विकास हो सकेगा। अगर बच्चे जो है वो बाहर के वातावरण में अगर वो अवलोकन करेंगे, उन्हें बाहर भी ले जाया जाएगा, तो इससे उनमें जो अवलोकन क्षमता है उसको भी विकसित किया जाएगा और जो उनके साथ साथ अन्य कौशल है वो भी डेवलप हो सकेंगे सही तरीके से। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। 3rd क्लास के जो बच्चे होते हैं 3rd to 5th क्लास के काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए ये चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं। इनकी पुस्तकों में चित्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए होते हैं। पाठ्य पुस्तक में बच्चों को काम करने के विविध अवसर दिए जाने चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक में कहा है कि बच्चों को काम करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। उन्हें अकेले छोटे समूह में काम करने के अवसर देने चाहिए, बड़े समूह में काम करने के अवसर देने चाहिए। बच्चे एक दूसरे से यानी कि बहुत कुछ सीखते हैं। जब बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ काम करते तो एक दूसरे से उन्हें सीखने का बहुत मौका मिलता है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहकर वो सीखते हैं। इससे मिलकर कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। अध्यापकों को क्लास में पढ़ाते समय उन्हें पूरा अवसर देना चाहिए बच्चों, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं। हर बच्चे की जो अपनी गति होती है सीखने की वो अपने अकॉर्डिंग होती है, इसलिए बच्चों को पूरा सहयोग करना चाहिए टीचर को सिखाने में। अब जो मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है। अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग, चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी होता है। यानी कि जब बच्चे कोई चीज़ देख रहे हैं, उनका जो अवलोकन कर रहे हैं, जब कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्लास में, ड्राइंग बना रहे हैं, चित्रकारी करते हैं और समूह में जब चर्चा करते हैं आपस में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनका मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विभिन्न क्रियाकलाप प्रश्न पाठ के अंदर ही दिए गए, यानी कि जो पूरा कंटेंट दिया गया है हमारा वो इसीलिए ही दिया गया है, बच्चों को ध्यान में रखकर, अंत में नहीं दिया। यानी कि जो क्रियाकलाप और पर्सन है वो पाठ के अंदर ही दिए गए और इसलिए अब वो अंत में नहीं दिए गए, ताकि जो टीचर है वो बीच बीच में बच्चों से पूछता रहे। उन्हें उसी क्रम में करवाना उचित होता है, यानी कि जिस क्रम में पुस्तक में दिया गया है उसी क्रम में अध्यापकों को करवाना जरूरी होता है। पाठ्य पुस्तक जो सीखने सिखाने की सामग्री की तरह
गया है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक है किताब को एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, इसे सामग्री के रूप में, और जिसके इर्द गिर्द क्या होता है कि शिक्षक अपने पढ़ने और पढ़ाने संगठित करे, और ताकि जो बच्चों को सीखने की जो अवसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े कौशल एवं सरोकार को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। यहाँ से हमारा एनसीईआरटी भी कवर हो गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से 1 या 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे क्लास 3 में यानी कि ईवीएस की बुक में विशेष सूची दी गई है कंटेंट। इसमें देखते हैं यानी कि जो चैप्टर वाइज इन्होंने दिए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर, सेकंड है पौधों की परी, थर्ड है पानी रे पानी, और फोर्थ है हमारा पहला स्कूल, फिफ्थ है छोटू का घर। यानी कि हर टोटल इन्होंने टॉपिक दिए हुए 24 दिए हुए एक एक करके, यानी कि हर एक वीडियो में कम से कम 3 चैप्टर को हम कवर करेंगे, ताकि एग्जाम की डेट एग्जाम से पहले हमारी जो एनसीईआरटी है वो पूरी कवर हो जाए। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ईवीएस की जो बुक पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम पूरा दिया जाता है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही होता है। एक चीज़ क्वेश्चन में और पूछी जाती है कि जो ईवीएस है वो कौन सी क्लास से मतलब बच्चों को पढ़ाई जाती है। जो ईवीएस होती है वो क्लास 3 से बच्चों को पढ़ाई जाती है, और बाकी पहली और दूसरी में इसमें जो पहला चैप्टर है वो देखेंगे, इसमें पेडागोजी और कंटेंट दोनों को ही हम पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर है वो डाल डाल पर ताल ताल पर दिया गया है। इसमें जो चैप्टर है हमें पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करती रहूंगी, यानी कि जो कंटेंट और पेडागोजी का सेक्शन है हमारा, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उसे मैं हाईलाइट कर दूंगी, वो पढ़ना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें डायरेक्ट हम यहाँ इस सेक्शन में रहते हैं, यानी कि ये पेडागोजी का दिया हुआ है, इसे पढ़ना हमारे लिए काफी जरूरी है। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। इसमें यही दिया गया है कि जो बच्चे हैं ना वो अपनी बाहर की दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के वातावरण से इंटरलिंक करते हुए उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें सीखने के अवसर प्रदान होते रहे। सिर्फ क्लास में बैठकर ही टीचर को पढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ से ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। अगला जो पेडागोजी का सेक्शन है वो यानी कि पेडागोजी का क्वेश्चन है वो है किताबों में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों के लिए किया गया है, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि जो जानवर है उनका वो वर्गीकरण कर सके। वो सभी तरह के जानवर को एक ही समझते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ पानी में रहने वाले जानवर अलग होते हैं, तो कैटेगरी में बांट नहीं सकते इस उम्र के बच्चे। कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है, सभी जानवरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या फिर सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण भी नहीं कर सकते। बच्चे जानवर सबसे क्या समझते हैं, बच्चों को विभिन्न जानवरों और जानकारी इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को मोटिवेट करना चाहिए, अभी प्रेरित करना चाहिए, ताकि जब वो जितना ज़्यादा जानवरों के चित्र वगैरह इकट्ठे करेंगे, जितना ज़्यादा वो अवलोकन करेंगे, अवसर मिलेगा उन्हें, उतना ज़्यादा ही वो जो जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे और जानवरों का वर्गीकरण कर पाएंगे अपने अनुभव के आधार पर। जानवरों के जो चलने का ढंग होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ जानवर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं और कुछ उड़ते भी है और कुछ तैरते भी है पानी के अंदर। इसके लिए कुछ अपने पैरों की मदद लेते हैं, तो कुछ पंखों का सहारा भी लेते हैं और कुछ तो पूंछ का भी सहारा लेते हैं। यानी कि सभी जानवर अलग अलग तरीके से ही रहते हैं, उनमें काफी डिफरेंट होता है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर भी रहते हैं, कुछ पानी के अंदर भी रहते हैं और कुछ जमीन पर भी रहते हैं, और कुछ उसके नीचे भी रहते हैं, और कुछ जानवर जो होते हैं वो हमारे घरों में भी रहते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। यानी कि जब बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाएगी क्लास में, तो बच्चे क्या करेंगे कि जानवरों की जो विविधता है उसके बारे में पता कर सकेंगे, अवसर मिलेंगे उन्हें पता करने के, उसके साथ ही जो जानवरों का वर्गीकरण है वो भी कर पाएंगे अपने अनुभव के आधार पर।
टीचर को पूरा सहयोग करना चाहिए बच्चों को। यहाँ कुछ जानवर के अधूरे चित्र दिए गए, इनको पूरा करो और इनका नाम लिखो। ये बच्चों से हम करवा सकते हैं क्लास में। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। ये जो दिया गया है ये हमारी जो है पंचतंत्र की कहानी का एक हिस्सा दिया गया है। पहली 6 का जो आधार है वो पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ के है, यानी कछुआ से लिए गए, खरगोश और कछुआ की कहानी से लिए गए। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की कहानी की और कहानियां यानी कि पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए पंचतंत्र की कहानी को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए टीचर को, क्योंकि बच्चे कहानी के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाते, क्योंकि कहानी के माध्यम से वो अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं। बच्चों को चित्रों में रंग भरने का काफ़ी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, यानी कि बहुत रुचि उनमें होती है, रुचि विकसित होती है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए कि अंगूठे और उंगलियों के माध्यम से ये जो दिए गए डायग्राम पूरा, इसके माध्यम से हम जानवरों के जो चित्र है उसमें हम बच्चों से रंग भरवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि बच्चे जो है वो जानवर के अवलोकन भी सही तरीके से कर पाएंगे और उनमें जो क्रिएटिविटी है वो भी विकसित हो पाएगी। यहाँ ये हमारा पेडागोजी का सेक्शन है, इसे देखते हैं। यानी कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। यानी कि रंग वो लगाकर चित्र बनाना, उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए भी मोटिवेट टीचर को करना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहित टाइम टू टाइम करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आ सके। ये हमारा ये जो सेक्शन है वो पेडागोजी का सेक्शन है। यहाँ हमेशा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे चित्र दिया हुआ, पूरी एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें हम बच्चों से चित्र भी बनवा सकते हैं और बच्चों में क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी इसके साथ साथ। यानी कि कक्षा में क्या करना चाहिए था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों पर बल देना चाहिए। स्टोरी के माध्यम से बच्चों में जो है वो सोचने विचारने की क्षमता उनमें विकसित करनी चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को ऐसे मोटिवेट करें कि वह जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र भी बनाएं जानवरों का। उनके जो भी बच्चों के एक्सपीरियंस होते हैं, समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि जब बच्चे ग्रुप में चित्र बनाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि टीचर की आवश्यकता भी महसूस होती है। जहाँ पे भी लगे कि टीचर को बच्चों को उनकी आवश्यकता, तो टीचर को टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें खेल दिया गया है बच्चों का, यानी कि जो जिक्सो के माध्यम से, यानी कि जिक्सो में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं किसी जानवरों के कि उनमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता है उन्हें जोड़ने के लिए। तो ये इस माध्यम से क्या होगा कि बच्चे जब खेल के माध्यम से जोड़ेंगे कि वो जानवरों के चित्र, तो उनमें जो दिमाग है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो लगा सकेंगे उसमें। और ये गतिविधि जो है वो चीज़ों का क्रम अनुसार लगाने का शुरुआती कदम होता है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर भी निर्भर करता है, जैसे बच्चों को अनुभव होते हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जानवरों के प्रति बच्चों में संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर भी क्लास में चर्चा करवाई जा सकती है। तो सिखाने के लिए ज़्यादा टीचर को एक्टिविटी का माध्यम लेना चाहिए, यानी कि गतिविधि के माध्यम से सिखाना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये जानवर का पूरा एक चित्र दिया गया है, इसमें अलग अलग जो है इस चित्र को अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। फिर बच्चों को जोड़ने के लिए दिया जा सकता है। इसमें बच्चे जो है अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने में जो है वो अपना दिमाग भी यूज़ करेंगे। जिक्सो ऐसा बनाया जाए कि उसमें जो है टीचर को चुनौती हो, यानी कि टीचर जब भी बच्चों को देखे चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए चुनौती दे बच्चों को। सीधे टुकड़े नहीं होनी चाहिए, जो है वो टुकड़े नहीं देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चुनौती देनी चाहिए बच्चों को। इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और बच्चों को इस तरह की जो गतिविधियाँ करने के मौके ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को अवसर प्रदान करने चाहिए क्लास में, ताकि उनके कामों की भी प्रशंसा करें। और बच्चे जो भी काम करते हैं टीचर को मोटिवेट करना है, प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके बच्चे। यहाँ जो हमारा क्लास फर्स्ट का जो चैप्टर पूरा फाइनल हो गया, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।